हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो कैसे चल रही है तैयारी? ठीक ठाक है ना? सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं आपको? कोई भी दिक्कत हो तुरंत आप कमेंट करके पूछेंगे, ठीक है। चलिए, आज का हमारा पहला सवाल है, किस वर्ष गांधी जी बिहार के चंपारण में गए और किसानों को दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष करने के लिए प्रोत्साहित किया? देखिए, इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि जब महात्मा गांधी जी भारत कब आए थे 1915 में। उसके पहले कहाँ थे? वो दक्षिण अफ्रीका में थे। 1915 में वो भारत आए। उसके बाद उन्होंने सबसे पहला अपना सत्याग्रह किया था चंपारण का सत्याग्रह। लगातार उन्होंने 3 सत्याग्रह किए थे। याद करने का तरीका में ही मैंने आपको याद करवाया था ट्रिक से। केक, CAKE। तो C से चंपारण, A से अहमदाबाद, K से खेड़ा, ठीक है। तो सबसे पहला सबसे पहला सत्याग्रह जो कि चंपारण का सत्याग्रह था, पूछा जा रहा है वो किस वर्ष हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर A, यानी कि 1916 में इन्होंने क्या किया था? चंपारण सत्याग्रह को लीड किया था। कहाँ पर हुआ था? ये बिहार के अंदर हुआ था, जो कि किससे रिलेटेड था? नील की खेती से रिलेटेड था ये, ठीक है। इसलिए बोला गया बागान, ठीक। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों का नेतृत्व कौन कर रहा था? ऑप्शंस हैं महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, बाबा रामचंद्र या फिर डी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू तो नहीं होगा ऑप्शन में। क्यों? क्योंकि जो है इन्होंने कोई भी मेन सत्याग्रह में रोल नहीं किया था। आ जाते हैं लाला लाजपत राय, जो कि 1928 में इन्होंने क्या किया था? उस समय लाठीचार्ज हुआ था, साइमन कमीशन का विरोध चल रहा था, उस समय इनकी डेथ हो गई थी। तो कहा जा रहा है असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों का नेतृत्व। अवध मतलब क्या है? जो फैजाबाद का एरिया है यहाँ पे यूपी के अंदर, जहाँ पे अयोध्या पड़ता है, उस जगह का बात हो रही है। तो वहाँ पर किसानों का नेतृत्व किसने किया था? तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर C, बाबा रामचंद्र ने क्या किया था? किसानों का नेतृत्व किया था। कहाँ से? जगह का नाम याद रखेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है। अवध से इन्होंने किसानों का जो नेतृत्व है वो किया था, ठीक बच्चों, समझ में आ गया। चलिए आज के हम तीसरे सवाल की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जितने भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और जितने भी वीडियोस हैं देखते रहिए, और जो नहीं समझ आए ज़रूर पूछें। चलिए थर्ड क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था? पूछा जा रहा है आपसे कि ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है इसको कब चलाया गया था। ऑप्शंस देख लेते हैं। हमारे ऑप्शंस क्या क्या हैं? 1928 ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि इस समय पर क्या हुआ था? साइमन कमीशन का विरोध चल रहा था। 1930 देखते हैं क्या बनेगा आंसर। 1929 ये भी नहीं होगा, क्योंकि इस समय पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। कौन सी नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे, ठीक है। 1935 ये भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि इस समय क्या हुआ था? भारत में एक्ट लाए गए थे, है ना। जैसे सुप्रीम कोर्ट है, RBI बैंक की स्थापना के लिए, ये सभी एक्ट इस टाइम पे आते हैं, मतलब हमारे संविधान से रिलेटेड 1935 है। लेकिन ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? छांट लिया ना। ऑप्शन कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर B, यानी कि 1930 हमारा राइट आंसर बनेगा। समझ आ गया। चलिए चौथे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा चौथा सवाल है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने की थी? जहाँ पे भी आर्मी की बात है, एक लोगों का नाम याद रखेंगे आप। कौन? भगत सिंह का नाम। क्या है क्वेश्चन? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी ये जो है किसके द्वारा ये स्थापना की गई थी? तो भगत सिंह जी के द्वारा ये जो पार्टी है या फिर आर्मी हम बोल सकते हैं, इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है बच्चों, याद रखेंगे आप लोग। चलिए सवाल सारे समझ में आ गया ना। और राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति थे, इनका नाम आप ज़रूर याद रखेंगे। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, ये भी नाम आपको पता है। मैंने महात्मा गांधी जी से जुड़ा 2 चीज़ आपको बताया, एक तो चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद और खेड़ा। लेकिन अहमदाबाद और खेड़ा ये सत्याग्रह का सन मैंने आपको नहीं बताया। तो दोनों ही 1917 में हुए थे, ठीक है। 2 अलग अलग मंथ में हुए थे 1917 के अंदर, ठीक। चलिए पांचवा सवाल देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी ने कितने अनुयायियों के साथ आरंभ किया था? ये नंबर आपसे पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, हल्के में मत लेना। बहुत बार पूछा गया है ये सवाल, मतलब समझ लीजिए लगातार सवाल ही पूछे गए हैं। पहली बात तो जानते हैं कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो कब हुआ था? 1930 में। अभी आपने क्वेश्चन देखा। तो सवाल में पूछा जा रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि महात्मा गांधी ने मुख्य थे इसमें। अगर पूछा जाए मुख्य लीडर कौन थे सविनय अवज्ञा आंदोलन के, तो थे महात्मा गांधी। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब क्या है। मतलब हम अपनी विनयपूर्वक अपनी बातों को ब्रिटिश के सामने रखेंगे, है ना। तो इस सवाल का ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर A 40 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर B 70 नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर C 85 नहीं,
ऑप्शन नंबर डी यानी कि 78 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। करेक्ट आंसर कौन सा है? 78 है। सारे क्वेश्चंस को आप नोट करते हुए चलिएगा बच्चों, और रिवीजन भी करते रहिएगा। पढ़ने से कोई मतलब नहीं, अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे क्वेश्चंस का आंसर आपको याद नहीं होगा तब, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया रिवीजन कैसे करना है, शाम को आप पूरे दिन भर पढ़ें, लेकिन जितना भी दिन भर पढ़ें शाम को उसको रिवीजन करें। वही चीज़ जो शाम को आपने रिवाइज़ किया वही चीज़ सुबह उठकर भी रिवाइज़ करिए, ठीक है, तो अच्छे से याद हो जाएगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं। क्या है? वर्ष 1930 में किसने हिंदू मुसलमानों के लिए अलग अलग मतदान की मांग की थी? ज़्यादातर बच्चे ऑप्शन करेक्ट करके आ जाएंगे क्या? मोहम्मद अली जिन्ना, लेकिन करेक्ट आंसर है मोहम्मद इकबाल, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर बनेगा। मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग की थी, ये याद रखिएगा। अच्छा, अगर मैं आपके पूछूं, जो पाकिस्तान है वो पाक शब्द से बना है। पाक का मतलब क्या होता है? इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है? तो पाक शब्द का हिंदी में अर्थ होता है पवित्र, लेकिन है नहीं, जो कि आगा खान नहीं होगा, मौलाना आज़ाद, जो कि हमारे भारत के प्रथम शिक्षा अधिकारी थे, मतलब जो एजुकेशन मिनिस्ट्री थी, शिक्षा मंत्रालय, वो इन्हीं के पास था, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है? डी मोहम्मद इकबाल, यानी कि डी ऑप्शन, ठीक है बच्चों। चलिए 7वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 7वां क्वेश्चन क्या है? वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे? अब आपसे मैं एक चीज़ पूछ रही हूँ, वंदे मातरम राष्ट्रगीत है या फिर राष्ट्रगान है? दोनों में से करेक्ट करके बताइएगा क्या है ये। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि राष्ट्रगान है कि राष्ट्रगीत है। चलिए आपको अगर जो भी आता है वो कमेंट करिएगा, अगर नहीं भी आएगा, अगर आपका आंसर गलत होगा तो आपको हमेशा के लिए याद भी हो जाएगा, है ना, यही तो हमारी ट्रिक है। चलिए अब वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? सोहनलाल द्विवेदी? नहीं, ये तो हिंदी काव्य के हैं। रविंद्रनाथ टैगोर? थोड़ा थोड़ा सही लग रहा है। बंकिम चंद्र चटर्जी? या फिर इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बंकिम चंद्र चटर्जी। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने तो हमारा राष्ट्रगान लिखा था। क्या है राष्ट्रगान? जन गण मन। और इन्होंने हमारे इंडिया का तो लिखा ही है, बांग्लादेश का भी इन्होंने नहीं लिखा था। तो आपसे इस पर भी सवाल बनता है कि कौन से ऐसे लेखक हैं जिन्होंने 2 अलग अलग देशों का राष्ट्रगान लिखा है? तो कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर जी है, ठीक है। ऐसे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, है ना। अच्छा ये बताओ, बांग्लादेश, अभी मैंने आपको बताया इन्होंने बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखा, तो क्या बांग्लादेश की सीमा भारत से लगती है? देखो मैप में आपको मैंने बताया है, हाँ बिल्कुल लगती है, और सबसे लंबी सीमा भी बांग्लादेश की ही लगती है भारत के साथ, तो ये भी आप याद रखिएगा, चाइना की नहीं लगती है। चलिए 8वां सवाल है, नूडल्स किस देश से पश्चिम में पहुंचा और वहां उससे स्पैघेटी का जन्म हुआ? ठीक है, ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी जापान, या फिर ऑप्शन डी चीन। कौन सा आंसर बनेगा? सभी को पता है, तुरंत से दिमाग में आ गया होगा, चिंग पोंग चीन। कौन है? चाइना, ठीक है। तो चाइना की सीमा शेयर होती है क्या भारत से? हाँ बिल्कुल शेयर होती है। यहाँ की अभी अगर हम कहें प्रेजेंट में यहाँ पे रूल कौन कर रहा है, तो जी जिनपिंग नाम है उसका, वहाँ पे वो रूल कर रहे हैं। हो सकता है करंट भी आपसे पूछ लिया जाए, तो याद रखिएगा, जनरल नॉलेज आपको होनी चाहिए, है ना बच्चों। चलिए अब हम आ चुके हैं हमारे आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है? किस देश में भयानक आलू अकाल की स्थिति बन गई और लगभग 10 लाख लोगों से भी अधिक की मृत्यु हो गई? ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे आलू के लिए अकाल पड़ा था? ऑप्शंस देखिए, ब्रिटेन में क्या अकाल पड़ सकता है? नहीं, क्योंकि वो भारत से लूट के जाते थे ना। ऑप्शन नंबर बी आयरलैंड, या फिर ऑप्शन नंबर सी इटली, या फिर ऑप्शन नंबर डी फ्रांस। तो करेक्ट आंसर बन जाएगा हमारा आयरलैंड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे पहले भारत में आलू किस देश से आया था, यानी कि आलू का जो खेती है वो किस देश से विकसित होकर भारत में आया, तो पुर्तगाल से आया था, पोर्तुगल से, ठीक है। अच्छा मैं आपसे पूछूं अगर कि जो पिज़्ज़ा वगैरह भी हम खाते हैं वो किस देश का उत्पाद है, मतलब सबसे पहले वहाँ कहाँ पर ये होता था? ये टर्की, इटली, इन सभी जगहों पर हुआ करता था। इटली में ज़्यादातर होता था। 1600-1500 ईस्वी में वहाँ पे पिज़्ज़ा वगैरह बनता था, जो कि अब हम लोग खा रहे हैं। कितना पीछे चल रहे हैं हम लोग, है ना। क्या आपको पता था ये पहले बात कि जो हम लोग अभी पिज़्ज़ा खा रहे हैं वो क्या 1500 ईस्वी 1400 ईस्वी के पहले का खाना है? नहीं पता होगा, है ना, इंटरेस्टिंग है। चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन आ चुका है, वैश्विक अर्थव्यवस्था का विकास किस वर्ष हुआ था? क्या है? वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था का विकास किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1860, 1870, 1890, या फिर 1859। कौन सा आंसर सही बन जाएगा इसमें से? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1890 में वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था का विकास हुआ था, ठीक। और मैंने आपको बताया भी है पिछले वीडियो में कि हमारा भारत का जो अर्थव्यवस्था है वो किस पर टिका हुआ है? कृषि पर टिका हुआ है, ठीक है बच्चों।
तो इन सारे सवालों को आपने हल कर लिया है और सारे के सारे क्वेश्चंस को याद कर लीजिएगा, रिवीजन करते रहिएगा। मैं बार बार बोलती हूँ, आप सोचो कि मैम रिवीजन के लिए कितना बार बोलती हैं, पढ़ाने से ज़्यादा तो वही बोलती हैं। लेकिन देखो बच्चों, पढ़ने से कोई मतलब नहीं अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे। तो हमने कंप्लीट कर लिया है आज का वीडियो। आई होप सारी वीडियोज़ आपको अच्छी लगी होंगी। अगर चैनल पर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल को शेयर ज़रूर करिए अपने सारे दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।